some important theorems related to vector integration. Okay, so फर्स्ट वी स्टार्ट विथ सरफेस इंटीग्रल. कल हमने जो एक इंटीग्रल पढ़ा था वो था लाइन इंटीग्रल. ठीक है, आज जो इंटीग्रल हम पढ़ेंगे वो है आपका सरफेस इंटीग्रल. सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, इन तीनों से रिलेटेड थियरम्स रहते हैं और वो थियरम रिलेटेड ही एग्जांपल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में. सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल में हम बात कर रहे हैं तो एफ वेक्टर ऑफ आर, एफ वेक्टर ऑफ आर वेक्टर is f1i, f2j, f3k. एक जस्ट एक कंसिडर किया हमने वेक्टर f वेक्टर, एंड दिस वेक्टर where f1, f2, f3 are continuous and differentiable. Note it. आपके जो भी वेक्टर्स के टर्म्स रहते हैं f1, f2 and f3, it is a multiple of ij के टर्म्स. It's always continuous and differentiable. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. और कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल कहाँ पे रहेंगे, तो वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल आपके प्रोजेक्शंस पे रहेंगे. कौन से, तो आपके एक्स वाई जेड प्लेन पे. अगर हम बात करते हैं कि इंटीग्रल ओवर एस, ठीक है, इट इज अ सरफेस इंटीग्रल, यहाँ लिखा हुआ है डीएस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एस. तो दिस इज अ इंटीग्रल ओवर एस मींस सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर. एन वेक्टर इट इज अ यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर. एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैं इस ds को अगर सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती हूँ तो यहाँ पे डबल इंटीग्रल ओवर एस आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं. अब वो प्रोजेक्शन कौन सा रहेगा, तो प्रोजेक्शन आपका yz प्लेन रह सकता है, प्रोजेक्शन ऑन zx प्लेन एंड प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन. तो आप किस पे अपना प्रोजेक्शन फॉर्म कर रहे हो उसी के बेस पे आपका विथ रिस्पेक्ट टू एस चेंज होगा. जैसे मैंने अगर एक प्रोजेक्शन फॉर्म किया, जैसे ये मेरा x, y और ये z है, यहाँ i, j और ये आपका k है, ठीक है. अगर आपका प्रोजेक्शन यहाँ कहीं पे फॉर्म हो रहा है ऑन xy प्लेन, अगर मैं xy प्लेन की बात कर रही हूँ तो मेरा प्रोजेक्शन अगर xy प्लेन पे फॉर्म हो रहा है तो मेरे आउटवर्ड डायरेक्शन एक्सिस कौन रहेंगी, z एक्सिस, यानी उसका आउटवर्ड कौन रहेगा, k रहेगा. तो यही पे हम बात कर रहे हैं कि इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डीएस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ, अगर हम डीएस यानी डीएस का मतलब आपका सरफेस, और वो सरफेस का प्रोजेक्शन कहाँ फॉर्म हो रहा है, ऑन एक्स वाई प्लेन, तो dx dy अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर डॉट के. यूनिट वेक्टर दैट मींस आउटवर्ड डायरेक्शन वेक्टर, और वो आउटवर्ड डायरेक्शन वेक्टर किसके साथ रहेगा, आपके के साथ. क्यों, क्योंकि के आपका आउटवर्ड डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है. तो आप एक्स वाई प्लेन की अगर बात करते हैं तो एक्स कौन रहेगा, वही तो वाई जेड प्लेन का आउटवर्ड कौन रहेगा, ये हमारे फॉर्मूलेस है जो हमें सरफेस के लिए यूज किए जाते हैं. प्रोजेक्शन आप कहाँ के बेस पे आपका प्लेन रहेगा, ठीक है, आप प्लेन पे है, वाई जेड प्लेन पे है या जेड एक्स प्लेन पे. और है कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो उसका आउटवर्ड डायरेक्शन वेक्टर कौन सा रहेगा, उसी से आपको यहाँ पे अपने का डॉट प्रोडक्ट करना है. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम. ये तो सरफेस इंटीग्रल हुआ. नाउ द थ्योरम. थ्योरम में कहेंगे ग्रीन्स थ्योरम. अगर ग्रीन्स थ्योरम की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम में हम बात कर रहे हैं तो इफ R इज द रीजन, R is the region closed in xy plane bounded by simple closed curve C, and if n and n are continuous function of x and y having continuous derivative in R. ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम की अगर बात हो रही है तो ग्रीन्स थ्योरम का सिर्फ हमें ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्लोज इंटीग्रल ओवर C m dx plus m dy, m dx plus m dy and close integral over C is equals to double integral over R del n by del x minus del m by del y with respect to x and with respect to y. अगर आपको ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना है
तो फर्स्ट वी फाउंड द वैल्यू ऑफ m एंड n. आपकी m और n की क्या वैल्यू है वो आप कंपेयर करेंगे अपने एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल से कंपेयर करने के बाद स्क्रीन ब्लर आ रहा है क्या? वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है क्या? हाँ मैम, अभी क्लियर है। हेलो, ओके. नाउ क्लोज इंटीग्रल ओवर c m dx plus n dy is equals to double integral over r del n by del x minus del m by del y with respect to x and y. हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन्स थ्योरम अगर अप्लाई करना है तो ग्रीन्स थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए? m एंड n वैल्यू चाहिए. अगर हमारे पास m वैल्यू है और हमारे पास अगर n वैल्यू है तो m एंड n वैल्यू के बेस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? del n by del m by del y. यानी जो भी आपकी mth की वैल्यू रहेगी उस m वैल्यू को आप विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, n वैल्यू को विथ रिस्पेक्ट टू आप x करेंगे, और दोनों के डेरिवेटिव के जो भी आंसर्स मिलेगी उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसका जो भी फाइनल आंसर फॉर्म होगा उसका इंटीग्रेशन आपको करना है. डबल इंटीग्रेशन ओवर आर बोला है, यानी आपका जो रीजन है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? एक्स वाई प्लेन पे. ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट पुट करनी है. और c क्या है? तो c इज अ क्लोज इंटीग्रल, और ये कहाँ ट्रैवल्स होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में. ये हमेशा याद रखना, c आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ट्रैवल होगा. अब थोड़ी सी और जो एक दो बातें ध्यान में रखनी है. मैंने सिर्फ यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम ही बताया क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम रिलेटेड ही एग्जांपल्स गेट में पूछे जाते हैं. पर अगर एग्जांपल्स में ये जो थ्योरम है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेक्टर इंटीग्रेशन, तो वेक्टर इंटीग्रेशन में टोटल 3 थ्योरम्स पे फोकस करना चाहिए. एक स्टोक्स थ्योरम, दूसरा है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और तीसरा रहता है ग्रीन्स थ्योरम. और ये थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हमें क्वेश्चंस पूछते हैं. स्टोक थ्योरम. स्टोक थ्योरम पे हमेशा याद रखना कि जो स्टोक्स थ्योरम्स है वो हमेशा लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है. लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल ये थोड़ा बेसिक है, ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा इंटीग्रल है अपना, कौन सा थ्योरम है जो लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल में चेंज होता है. उसके बाद आता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो हमारा सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होता है. सरफेस टू वॉल्यूम. ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इट्स फ्रॉम सरफेस टू वॉल्यूम. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहाँ चेंज होता है? फ्रॉम सरफेस टू वॉल्यूम. और स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल. और जो ग्रीन्स थ्योरम है वो ग्रीन्स थ्योरम जो है वो सिंगल इंटीग्रल है, दैट मीन्स लाइन इंटीग्रल. तो वो भी आपका लाइन टू सरफेस ही चेंज होता है. ग्रीन्स थ्योरम भी आपका लाइन टू सरफेस ही चेंज होता है. बट ग्रीन्स थ्योरम जो रहता है, ये जो इसका स्टोक थ्योरम का जो लाइन इंटीग्रल है वो इंटीग्रल ओवर एस, इंटीग्रल ओवर सी रहता है, नॉट क्लोज इंटीग्रल. बट ग्रीन्स थ्योरम जो रहता है वो क्लोज इंटीग्रल रहता है. ठीक है, दोनों में से इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो स्टोक थ्योरम है, स्टोक थ्योरम भी लाइन टू सरफेस रहता है और ग्रीन्स भी लाइन टू सरफेस ही रहता है. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसका ओपन कर्व रहता है तो इसका क्लोज्ड कर्व रहता है. ठीक है, और जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो सरफेस टू वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होता है. ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो बेसिक्स है कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा थ्योरम किससे चेंज होते हैं. लाइन टू सरफेस, सरफेस टू वॉल्यूम, कौन सा थ्योरम है जो सरफेस टू वॉल्यूम चेंज होता है तो वो है गॉस डाइवर्जेंस. कौन सा थ्योरम है जो लाइन टू सरफेस चेंज होता है तो वो है स्टोक. और ग्रीन्स थ्योरम क्या है? तो ग्रीन्स थ्योरम जो है वो क्लोज इंटीग्रल टू सरफेस चेंज होता है. क्लोज इंटीग्रल टू सरफेस. तो इस पे हमने थोड़ा ध्यान दिया अभी. अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की. अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने, ये मेरा पहला एग्जाम्पल है. द सरफेस इंटीग्रल
आपको एक सरफेस इंटीग्रल दिया है, डबल इंटीग्रल ओएस 1/π 9xi minus 3yj dot nds over the sphere given by x square plus y square plus z square equals to 9 is। अब यहाँ पे ओवर द स्पीयर करके आपको एक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब इसमें आपके तीनों प्रेजेंट है, तीनों एक्सिस प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं कि कोई एक ही एक्सिस प्रेजेंट है, दैट मीन्स लाइन इंटीग्रल। अगर आपका कोई प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है, यानी अगर आपके दो एक्सिस प्रेजेंट है, टू डायमेंशनल टर्म्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है वो सरफेस इंटीग्रल की बात हो रहा है। और जब आपके तीनों डायमेंशनल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो मेरे इंटीग्रल में तो कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है, ये तो सरफेस का इंटीग्रल है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सरफेस को वॉल्यूम अगर बनाना है तो मुझे कौन से इंटीग्रल का यूज करना पड़ेगा। सरफेस टू वॉल्यूम बनाने के लिए आपको गॉस डाइवर्जेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस ही एक ऐसा थ्योरम है जो सरफेस टू वॉल्यूम जाता है। तो गॉस डाइवर्जेंस जो है उसका स्टेटमेंट क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए कि गॉस डाइवर्जेंस, अगर गॉस डाइवर्जेंस की बात होगी तो गॉस डाइवर्जेंस जो रहता है वो है डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर ds इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल ओवर v। इंटीग्रल ओवर v लिख दिया, दैट मीन्स ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम के इंटीग्रल ट्रिपल रहते हैं। इंटीग्रल ओवर v डाइवर्जेंट ऑफ एफ वेक्टर dv। dv का मतलब dx dy dz, तीनों डायमेंशनल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू z। तो मुझे इसको सरफेस टू वॉल्यूम में इसलिए चेंज करना है क्योंकि यहाँ तीनों डायमेंशनल आपके प्रेजेंट है, x y एंड z। ठीक है, और उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए गए 216, 256, 81 एंड 56 ऐसे ऑप्शंस दिए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका आंसर क्या आता है। तो मुझे पता है कि सरफेस टू अगर वॉल्यूम बनाना है तो सरफेस टू वॉल्यूम के लिए सबसे पहले उसको डाइवर्जेंट ऑफ एफ फैक्टर की वैल्यू चाहिए। अब डाइवर्जेंट एफ फैक्टर का मतलब तो मैंने कल एक बताया था आपके एग्जाम्पल्स में कि डाइवर्जेंट को क्या लिखा जाता है, डेल डॉट लिखते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है डेल डॉट, डेल डॉट और आपका एफ फैक्टर एज इट इज। अब आपका एफ फैक्टर क्या है, तो आपका एफ फैक्टर जो है वो ये है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आई जे के फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में। और ये 1/π जो है ये आपके मल्टीपल में प्रेजेंट रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 1/π को तो आपको फिलहाल हाथ नहीं लगाना है, फिलहाल आपको ये जो दिया गया है, देखो कंपेयर अगर करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। देखो एफ डॉट एन, तो ये आपका एफ डॉट एन वही सेम वैल्यू है, या एफ फैक्टर है आपका, और मल्टीप्लाई में 1/π जो है वो आपको लिखना ही है। तो आपका 1/π जो है वो एज इट इज लिखना, और 1/π के ब्रैकेट में डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स ऑफ f1 प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ f2 प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ f3। del dot f, that means del by del x of f1 plus del by del y of f2 del by del z of f3। अब इक्वल्स टू 1/π आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए 1/π हमने फिलहाल बाहर निकाल के रखा हुआ है। नाउ इन ब्रैकेट del by del x of f1। अब f1 क्या है, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि f फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, f1i प्लस f2j प्लस f3 के, यानी i का जो मल्टीपल रहेगा वो f1 होगा, j मल्टीपल f2 एंड k मल्टीपल f3। तो आपके पास i मल्टीपल क्या दिया है क्वेश्चन में वो आपको देखना है। तो i मल्टीपल आपके क्वेश्चन में 9x है, तो आपका f1 कौन है 9x। j मल्टीपल आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, j मल्टीपल -3y, तो इट इज अ वैल्यू ऑफ f2 -3y। और आपके पास k मल्टीपल कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो 0 है, तो f3 की जगह पे 0 ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके 1/π एज इट इज। नाउ डेरिवेट ऑफ दिस ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू x, 9x का डेरिवेट अगर x से ही डेरिवेट कर रहे हैं तो क्या आएगा 9 ही आएगा, -3y को y से ही डेरिवेट कर रहे हैं तो आंसर -3 आएगा। और 9 - 3 कितना होता है, 6 होता है, तो 6 लिखा और 3 में कितना आ गया पाई। तो ये किसका आंसर मिला मुझे 6/π, डाइवर्जेंट f का आंसर मिला।
जो भी आपके डाइवर्जेंट एफ का आंसर मिला है उसको आपको यहाँ पुट करना है, क्योंकि आपको आंसर चाहिए अपने डबल इंटीग्रल ओवर एस के लिए, डबल इंटीग्रल ओवर एस का आंसर चाहिए। डाइवर्जेंट एफ का मैंने जो भी आंसर निकाला है वो मैं यहाँ पुट कर, मैंने डाइवर्जेंट एफ का आंसर निकाला है 6/पाई। तो इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंट एफ आंसर इज 6/पाई, साथ में आपका डीवी। अब इक्वल्स टू 6/पाई, इसमें से क्या है हमारा कांस्टेंट है, 6/पाई को निकाल दिया। अब हमें पता है कि इन इंटीग्रल अगर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बचता है तो आंसर एक्स कहलाता है। तो आपका 6/पाई अगर यहां से निकल गया तो यहाँ तो डीवी बच गया, जैसे यहाँ डीएक्स बचा तो यहाँ डीवी बच गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी वी होता है, वी इज अ वॉल्यूम। और किसकी वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की बात होगी, क्योंकि स्पीयर के बारे में आपको वो लिखा हुआ है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला होना चाहिए कि वी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, जिसकी बात हो रही है। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम तो स्पीयर का। जरूरी नहीं है कि हर बार स्पीयर ही लिखेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हो, सिलेंडर जो भी लिखा होगा उसका आपको फॉर्मूला लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना होता है, तो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये है मेरा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, जो मुझे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। वो फॉर्मूला मैंने पुट किया, पुट करने के बाद क्या देखती हूँ, पाई पाई कैंसिल हो गया और ये 3 और 6 कैंसिल हुआ। कितना आंसर मिला मुझे, 2 × 4, 2 × 4 8 हो गया, और 8 के साथ कितना आया, आर क्यूब। तो मुझे जो आंसर मिला वो मिला 8 आर क्यूब। अब वो 8 आर क्यूब में आर की वैल्यू क्या रहेगी, तो आर की वैल्यू आपको यहां से निकालनी पड़ेगी। देखो x² + y² + z² इक्वल्स टू क्या होता है, r² होता है। x² + y² + z² इक्वल्स टू r² होता है। तो r² में यहाँ जो 9 लिखा है वो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो आपकी r की वैल्यू क्या है, 3 है। कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू क्या है, 3 है। तो आप r की जगह पे r की वैल्यू 3 पुट कर दो, यहाँ पे 3 पुट की और उस 3 का हमने क्यूब किया। 3 का क्यूब 27 होता है, तो 8 × 27 किया, और 8 × 27 कितना होता है, तो हमने बोला 216 होता है। 8 × 27 इट्स 216। तो हमें जो आंसर मिला 216, वो आंसर हमारे ऑप्शन में कहीं प्रेजेंट है क्या, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमारे ऑप्शन में 216 प्रेजेंट दिख रहा है, 256 भी दिख रहा है, 81 भी दिख रहा है, 56 भी दिख रहा है, पर 216 है हमारे ऑप्शन में। तो 216 मेरा आंसर यहाँ पे है, तो मेरा ऑप्शन ए रहेगा, जिसको मैंने टिक किया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको दिया क्या गया है और क्वेश्चन में ही हिंट छुपी रहती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not associate वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर इसमें से कौन सा थ्योरम इसमें यूज नहीं होता है, स्टॉक थ्योरम यूज होता है, पूछा गया है गेट में। तो आपको ध्यान में रखना है कि तीन ही थ्योरम का यूज किया जाता है, पहले स्टॉक थ्योरम, फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और तीसरा रहता है ग्रीन्स थ्योरम। तो करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का भी यूज होता है और ग्रीन्स थ्योरम का भी यूज होता है। वेक्टर कैलकुलस में इन तीन होता है। उसने बोला है कौन से थ्योरम का यूज नहीं होता है, कौन आपके वेक्टर कैलकुलस के साथ एसोसिएट नहीं है, तो आएगा नेंडिस थ्योरम। तो आपका ऑप्शन 4 पे चला जाएगा। रीड करने के बाद तुरंत ध्यान में आता है कि किस थ्योरम से आपका वेक्टर कैलकुलस कनेक्टेड नहीं है, तो वो है ऑप्शन 4। द नेक्स्ट एग्जांपल, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल phi of close integral over c x y dy minus y square dx। देखो क्लोज इंटीग्रल आया, अब क्लोज इंटीग्रल आया तो तुरंत अपने दिमाग में आना चाहिए कि क्लोज इंटीग्रल कौन से थ्योरम में मैंने पढ़ा था। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हिंट भी दी है, ग्रीन्स थ्योरम का आपको यूज करना है। तो क्लोज इंटीग्रल आपके ग्रीन्स थ्योरम में आया हुआ था, तो आपको क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये आपकी वैल्यू है क्लोज इंटीग्रल की। और आगे क्या बोला गया, वेयर C is the square cut from the first quadrant by the line x equals to 1 and y equals to 1.
विल बी, और क्वेश्चन में आपको हिंट दी है कि आपको यूज करना है ग्रीन्स थ्योरम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूज द ग्रीन्स थ्योरम टू चेंज दी लाइन इंटीग्रल इनटू डबल इंटीग्रल, यानी आपको उसको लाइन इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में रिप्लेस करना है, ऐसा उन्होंने बोला गया है। तो हम वैसे ही स्टेप करेंगे। आप चाहे तो लाइन इंटीग्रल से भी आंसर निकाल सकते हो, आपको आंसर वही मिलेगा जो आप डबल इंटीग्रल से निकालोगे, दोनों से आपको आंसर सेम ही मिलता है, लाइन से करो या डबल से करो। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। पर ये इंटीग्रल जो मुझे दिया गया है, अगर मैं उसको ग्रीन्स थ्योरम से कंपेयर करूं, ग्रीन्स थ्योरम अगर इससे कंपेयर करते हैं तो ग्रीन्स थ्योरम क्या है आपका, क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर आर del n by del x minus del m by del y dx dy। ठीक है, तो ये है आपके ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में आप ये देखो कि आपके dx का जो मल्टीपल है इट इज अ वैल्यू ऑफ m, और जो dy का मल्टीपल है वो वैल्यू ऑफ n है। तो आपके dx के मल्टीप्लाई में कौन है, y स्क्वायर है। तो m आपका माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे मेरा m माइनस वाई स्क्वायर है, और dy की मल्टीपल में जो टर्म प्रेजेंट है dy की मल्टीपल में वो कौन है आपका n, तो आपका n कौन है एक्स वाई। अब आपको अपने m को विथ रिस्पेक्ट टू y बनाना है और n को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम अपने m को विथ रिस्पेक्ट टू y बनाएंगे, m वाले टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू y करो। अगर m को विथ रिस्पेक्ट टू y किया तो माइनस वाई स्क्वायर का भी विथ रिस्पेक्ट टू y क्या बनेगा, माइनस टू वाई। n को विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो n वाले को विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो n को विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x टर्म डेरिवेट होंगी, क्योंकि x को डेरिवेट कर रहे हो आप, x का डेरिवेट 1 होता है, तो आंसर सिर्फ क्या आएगा y। अब आपको क्या करना है, डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई। आपकी जो भी वैल्यू आई है डेल एन बाय डेल एक्स वैल्यू, उसमें से आपको डेल एम बाय डेल वाई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी आपको लिखना है कि अगर डेल एन बाय डेल एक्स वैल्यू माइनस डेल एम बाय डेल वाई किया तो देखते हैं कितना आता है, तो डेल एन बाय डेल एक्स वैल्यू क्या है आपकी, y है माइनस, देन नेक्स्ट वैल्यू इज डेल एम बाय डेल वाई, एंड डेल एम बाय डेल वाई वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस टू वाई, एंड दिस माइनस माइनस प्लस y प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3y। तो मुझे मेरा ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का आंसर मैंने निकाल लिया, इस ब्रैकेट का आंसर मुझे कितना मिला, 3y। ठीक है, इस ब्रैकेट का आंसर 3y मिलना, x से क्या होता है x और y से, तो मेरे जी देखो यहाँ पे रहता है और इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट 1 1, और यहाँ क्या रहते हैं 0 से, वो जा रही है 0 की लिमिट 0 जा रही है करने, और y की लिमिट भी यहाँ पे मेरे कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट लिमिट्स को कहीं पे भी लिख सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा बाहर रहता है, कांस्टेंट तो आप कहीं पे भी अपनी लिमिट पुट कर सकते हो। जैसे इनर लिमिट मेरी x की लिख दी मैंने 0 to 1, x की लिमिट 0 to 1 है, लिख दिया कि y की लिमिट भी 0 to 1 है, दोनों की लिमिट मैंने लिख दी। और ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का आंसर मैंने निकाल के रखा हुआ था, वो था 3y, और साथ में आपका dx dy। ठीक है, अब आपको बस इंटीग्रेट करना है और आंसर निकालना है। तो इस इंटीग्रल में से आप पहले 3 को बाहर निकाल दो, 3 निकलने के बाद इनर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी, इनर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर x है
तो फर्स्ट वी इंटीग्रेट द टर्म ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपको इनर इंटीग्रेशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो आपको अंदर की टर्म को एक्स से ही इंटीग्रेट करना है, पर यहाँ तो कोई एक्स वाला है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, जो मल्टीपल में 1 है उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने 3 को बाहर निकालेंगे और साथ में आप अपने y को भी इस इंटीग्रल के बाहर निकालेंगे, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x वाले इंटीग्रेशन से। आपका ये आउटर इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, इनर इंटीग्रेशन जो आप बोल रहे हो वहां से आप अपना y निकाल रहे हो, क्यों, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू x के लिए y क्या है, कांस्टेंट। आपने y को बाहर निकाल दिया, बच गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और x की लिमिट क्या है, तो आपने बोला x की लिमिट है 0 to 1, तो आपने अंदर वाले को इंटीग्रेट किया और साथ में आपका dy। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करें, तो नेक्स्ट स्टेप पे इज इक्वल टू 3 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज y विथ y, और यहाँ पे x की जगह पे आपको अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है, तो x रिप्लेस टू 1 एंड x रिप्लेस टू 0, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी आपका सिर्फ अंदर y ही बच गया और साथ में आपका dy। अब आपको बस अपने y को इंटीग्रेट करना है y से ही, तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाय 2, और y की लिमिट क्या है, तो 0 to 1 है, तो आपके y की जगह पे आपको लिमिट 0 to 1 पुट करना है। तो हमने क्या किया, इस y को यहाँ से हटाया और इस y की जगह पे हमने अपर और लोअर लिमिट पुट की, तो अपर लिमिट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 इंटू 3 3 होगा, और डिवाइड में कितना आएगा 2, तो आंसर कितना मिला हमें, 3/2 मिला। तो जब हमने इसका डबल इंटीग्रेशन किया तो हमें आंसर 3/2 मिला, और वो 3/2 आंसर हमारे कोई ना कोई ऑप्शन में दिखना चाहिए, तो हमारा 3/2 यहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन सी। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, 3/2। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ग्रीन्स थ्योरम, फिर से ग्रीन्स थ्योरम ही यहाँ पे क्वेश्चन में, और ग्रीन्स थ्योरम में क्या दिया है आपको, कि क्वेश्चन है इंटीग्रल ओवर c 3x minus 8y square dx plus 4y minus 6xy dy, where c is the boundary of the region bounded by x equals to 0, y equals to 0 and x plus y equals to 1। जैसे आपको एक रीजन की बाउंड्री दी है और साथ में आपको ये दिया हुआ है, क्लियर। तो आपका जो इंटीग्रल है क्लोज इंटीग्रल, यानी आपको इंटीग्रल ओवर सी जो दिया गया है, क्लोज इंटीग्रल ओवर सी की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, 3x माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है, एंड मल्टीपल dx प्लस नेक्स्ट टर्म दी है 4y माइनस 6xy। तो ग्रीन्स थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जांपल्स क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पे फिर से हम वही पैटर्न यूज करेंगे, ये है आपका m और ये है आपका n, m dx प्लस n dy, ठीक है। तो आपके पास ग्रीन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से अगर आप चेक करें तो आपके पास m की जो वैल्यू है वो है 3x माइनस 8y स्क्वायर, और n की जो वैल्यू है वो है आपकी 4y माइनस 6xy। और ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट में हम क्या बोलते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला जो स्टेटमेंट है उसका इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपको कुछ इस तरह से फॉर्म करना है। पहले तो आप ऐसा ब्रैकेट फॉर्म करेंगे, ये ब्रैकेट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें आपका एन टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एम टर्म विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसमें आप उसको चेंज करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसके बाद ही उसका डबल इंटीग्रेट करेंगे। तो m 3x माइनस 8y स्क्वायर है, तो आपको अपने m टर्म को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। m टर्म विथ रिस्पेक्ट टू y करने के लिए m के इक्वल्स टू में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 2 टर्म्स, जिसमें फर्स्ट टर्म के पास विथ रिस्पेक्ट टू y प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आपका ये टर्म डेरिवेट होके क्या बनेगा 0, क्योंकि इसमें y है ही नहीं। सेकेंड टर्म में आपका y प्रेजेंट है और इट इज अ y स्क्वायर एंड y स्क्वायर डेरिवेट इज 2y एंड 2y इंटू माइनस 8 इज माइनस 16y। तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस 16y रहेगा यहाँ पे। अब आते हैं आप n के पास, n टर्म को आप डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए फर्स्ट टर्म के पास x नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेट 0 हो गया। सेकेंड टर्म के पास आपका x टर्म प्रेजेंट है, तो आपको सिर्फ अपने x वाले को डेरिवेट करना है, x का डेरिवेट 1 होता है, मल्टीपल एज इट इज मीन्स माइनस 6y, तो आंसर इज माइनस 6y। अब ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलता है कि जो भी आपका डेल एन बाय डेल एक्स आया
उसमें से आपकी del m by del y की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो। तो del n by del x मेरा कितना मिला, -6y माइनस del m by del y वैल्यू इज -16y। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 6y में से प्लस 16y अगर जाता है तो आंसर आएगा आपका 10y। यानी आपको अपने ये वाला, ठीक है, ये वाला आंसर आपको मिल चुका है। अब आपको बस यहाँ पे आंसर पुट करना है एंड देन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम उस थ्योरम के स्टेटमेंट के राइट हैंड साइड में, थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड तो हमें पता है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है राइट हैंड साइड डबल इंटीग्रल ओवर r, जिसमें हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 10y और साथ में आपका dx dy। अब आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे लिमिट लेनी है x एंड y की लिमिट। इनर विद रिस्पेक्ट टू x है तो पहले x की लिमिट लिखेंगे, आउटर विद रिस्पेक्ट टू y है देन आफ्टर y। तो अब यहाँ पे लिमिट पुट करना है, तो लिमिट कौन सी पुट करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिमिट छुपी हुई है, वो लिमिट हमें यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे x की लिमिट पुट करती हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं y की लिमिट पुट करूंगी। अब x की लिमिट क्या पुट करेंगे, तो x की लिमिट के लिए आपकी x की शुरुआत कहाँ से हुई, 0 से हुई। x आपका 0 से चालू हुआ और x कहाँ पे खत्म हुआ, तो आपने बोला जब y इधर शिफ्ट हुआ तो x यहाँ पे 1 माइनस y पे खत्म हो गया, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, 1 माइनस y। तो x आपका 0 से स्टार्ट हुआ और 1 माइनस y पे खत्म हुआ, तो आपकी x की जो लिमिट है वो है 0 to 1 माइनस y। उसके बाद आप आते हैं y के पास। ठीक है, तो y की लिमिट क्या रहेगी, तो y की जो लिमिट है वो क्या रहेंगी, तो आपने बोला y की शुरुआत 0 से हुई। ठीक है, y की शुरुआत 0 से हुई और y कहाँ पे खत्म हुआ, तो ऐसा नहीं कि हमने x की शुरुआत 1 माइनस y से की तो y की शुरुआत 1 माइनस x से होगी, नहीं। हमने पहले जब x की लिमिट फाइंड आउट की, हमने जब x की लिमिट फाइंड आउट की तो उसमें हमने बोला x की शुरुआत अगर 0 से हुई और 1 माइनस y पे खत्म हुआ तो y की शुरुआत 0 से होंगी, तो खत्म कहाँ पे होंगी, तो खत्म होगा y इक्वल्स टू 1 पे। क्यों y इक्वल्स टू 1 पे खत्म होगा, क्योंकि हम x की लिमिट ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, और x की लिमिट अगर डिफाइन कर चुके, जिस टर्म की लिमिट डिफाइन हो चुकी है वो टर्म यहाँ से इलिमिनेट हो गया, क्योंकि x आपका, आप अपने x के लिए लिख चुके हो, आप अपने x के बारे में जानकारी दे चुके हो, तो आप फिर से अपने x को रिपीट नहीं कर सकते हो। तो x के बारे में आप ऑलरेडी बता चुके हो, इसलिए आपका x यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपका y जो है वो कहाँ पे खत्म हुआ, 1 पे। तो आपकी जो y की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, 0 से 1 पे हुई। अब आपको बस इंटीग्रेट करना है, लिमिट तो आपके पास है ही। आपका आउटर इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज रहेगा, और इनर इंटीग्रेशन अगर x के लिए है तो x के लिए 10 भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका 10y ये दोनों के दो बाहर आ गए, कौन, ये dy को तो फिलहाल बाहर, आपके इंटीग्रेशन में बचा कौन, सिर्फ dx, और dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x होता है, और इस x की लिमिट क्या है, तो आपने बोला 0 to 1 माइनस y है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 0 to 1 माइनस y और अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। अब आपको सिर्फ x की जगह पे 1 माइनस y लिखना है। 10 को इस घर से बाहर निकाल दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो आपका 10 यहाँ से निकल चुका है। आपके इंटीग्रेशन में जो बचा हुआ टर्म है वो है y, और y के साथ ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे 1 माइनस y लिखेंगे, x की जगह पे 0, तो सिर्फ आपको x की जगह पे 1 माइनस y लिख देना है, और साथ में आपका dy 10 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज। सबसे पहले आप इस y से अपने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, इन ब्रैकेट कितने नंबर ऑफ टर्म्स जनरेट होते हैं उसी का इंटीग्रेशन होगा, y इंटू 1 y इंटू y स्क्वायर, साथ में आपका dy। अब आपकी इंटीग्रेशन के ब्रैकेट में नंबर ऑफ 2 टर्म्स है, जिसमें आपको y को भी इंटीग्रेट करना है और y स्क्वायर भी इंटीग्रेट करना है। y इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, तो y इंटीग्रेशन आपका बनेगा y स्क्वायर बाय 2 माइनस y स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो y क्यूब बाय 3, एंड देन ब्रैकेट लिमिट इज 0 to 1। अब आपको सिर्फ y रिप्लेस टू 1 पुट करना है, इस y को हटाओ और y की जगह पे 1 पुट कर दो। ठीक है, y की जगह पे 1 पुट किया तो ये 1/2 बन गया, ये 1/3 बन गया, तो 10 एज इट इज 1/2 माइनस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2,
1/6 आ जाएगा आंसर, तो 10 एज इट इज, और ब्रैकेट आंसर कितना आ गया आपका 1/6। अब 10 और 6 कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, तो ये 3 और ये 5, तो आपका न्यूमरेटर बन गया 5 एंड डिनोमिनेटर 3। तो जो आपका आंसर बना वो है 5/3, और वो 5/3 आपके किस ऑप्शन में प्रेजेंट है वो आपको चेक करना है। तो आपके एक ऑप्शन में -5/3 है, एक ऑप्शन में -5/2 है, एक ऑप्शन में 5/2 है, और एक ऑप्शन में 5/3 है। तो आपका ऑप्शन जो 5/3 है ये आपका आंसर करेक्ट बन रहा है। आपका जो आंसर है वो है 5/3, उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि इस एग्जांपल में कुछ ज्यादा है नहीं, पर क्वेश्चन रीड करते वक्त हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया है, कंसिडर द क्लोज सरफेस एज सराउंडिंग अ वॉल्यूम v एंड r वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। अब देखो, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या बोला है। r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब xi प्लस yj प्लस zk, ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है। आगे क्या बोला गया है, ऑफ अ पॉइंट इनसाइड एस विथ एन वेक्टर द यूनिट नॉर्मल ऑन एस द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। आपको इसका आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसका आंसर अगर कैलकुलेट करना है तो आपके दिमाग में तुरंत हिंट आना चाहिए कि देखो कहीं ना कहीं वॉल्यूम का नाम दिया है, इसका मतलब मुझे अपने इस इंटीग्रल को, ds का मतलब सरफेस वाले इंटीग्रल को वॉल्यूम में चेंज करना है, और सरफेस वाले इंटीग्रल को अगर वॉल्यूम में चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने क्या बोला था कि इंटीग्रल ओवर एस मींस सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर ds इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रल ओवर v डाइवर्जेंट एफ वेक्टर dv होता है। ठीक है, तो ये है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जिसमें वॉल्यूम है, तो आपको बोला गया है वॉल्यूम के बेस पे लाना है। देखो v आना चाहिए, यानी वॉल्यूम के इसमें ही आपका आंसर आना चाहिए। वॉल्यूम के इसमें आंसर आना चाहिए तो सबसे पहले तो आपको कौन सा वेक्टर दिया है, एफ की जगह पे कौन सा वेक्टर है वो देख लो। तो एफ की जगह पे आपको क्या दिया है, आर वेक्टर दिया है। देखो कंपेयर करो, एन वेक्टर एज इट इज, ds एज इट इज। कंपेरिजन में एफ वेक्टर की जगह पे क्या है, आर वेक्टर, और साथ में 5 भी है, तो आप 5 को भी कंसिडर कर लो साथ में। ठीक है, तो आपके एफ वेक्टर की जगह पे कौन है, 5r वेक्टर है, तो आप तुरंत लिखेंगे कि मेरा एफ वेक्टर जो है वो है 5r वेक्टर। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अगर उसको वॉल्यूम में डालना है तो मुझे चाहिए उसका डाइवर्जेंट एफ वेक्टर। डाइवर्जेंट एफ वेक्टर में हमने क्या बोला था कि डाइवर्जेंट अगर एफ वेक्टर की बात आ रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं। आर वेक्टर का मतलब है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। 5 से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो गया 5xi 5yj और 5z के, मैंने इसका बना के रख दिया एफ वेक्टर इक्वल्स टू। अब डाइवर्जेंट एफ वेक्टर, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि डाइवर्जेंट एफ वेक्टर का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स f1 डेल बाय डेल वाई f2 डेल बाय डेल जेड f3। और f1 f2 f3 क्या होता है, तो f1 का मतलब है i का मल्टीपल, j का मल्टीपल f2, k का मल्टीपल f3। तो ये f1 ये f2 ये f3 डाल दो यहाँ पे, उसको भी तो रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो हम बोलेंगे डेल बाय डेल एक्स एज इट इज, f1 की वैल्यू क्या है 5x है, डेल बाय डेल y f2 वैल्यू इज 5y, डेल बाय डेल z f3 वैल्यू इज 5z। अब इसको डेरिवेट करते हैं, 5x को अगर x से डेरिवेट किया तो 5 ही होगा, 5y को y से डेरिवेट किया तो 5 ही होगा, और 5z को z से डेरिवेट किया तो ये भी 5 ही होगा। 5 5 5 तीनों को ऐड किया कितना आ गया 15। ठीक है, तो मेरा आंसर 15 आ गया। तो मुझे मेरा डाइवर्जेंट एफ जो है, डाइवर्जेंट एफ कितना मिला 15 मिला। तो मैं यहाँ पे डाइवर्जेंट एफ की वैल्यू 15 पुट कर देती हूँ। डाइवर्जेंट एफ वैल्यू इज 15 और साथ में आपका डीवी। 15 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को निकाल दिया, और इंटीग्रल में क्या बच गया सिर्फ डीवी। अब इंटीग्रल में dx बचता तो x लिखते हैं, इंटीग्रल में dv बच गया तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v होता है। तो मेरा आंसर कितना आया 15v आया। अब 15v देखो कहीं पे है क्या, तो यहाँ 3v है, यहाँ 5v है, यहाँ 10v है, यहाँ 15v है, तो आपका आंसर यहाँ पे 15v मैच हो रहा है, तो आपका ऑप्शन डी पे जाएगा क्योंकि आपको 15v मिला। ओके
इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है? एक क्वेश्चन है लाइन इंटीग्रल का, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं. लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन f वेक्टर इक्वल्स टू, आपको दिया गया f वेक्टर इक्वल्स टू 2xi प्लस x स्क्वायर j along the x axis from x equals to 1 to x equals to 2. क्लियर? तो आपके पास f वेक्टर दिया गया है, क्या दिया है? 2xi प्लस x स्क्वायर j, और आपको क्या बोला है? लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. अब इसका लाइन इंटीग्रल अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रल ओवर c f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यानी आपको f डॉट dr वेक्टर कैलकुलेट करना है. अब f डॉट dr वेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है, और क्या बोला है? अलोंग द एक्स एक्सिस, यहाँ हिंट दी है कि अलोंग द एक्स एक्सिस की बात हो रही है. अब अलोंग द एक्स एक्सिस बोला, इसका मतलब y एक्सिस एब्सेंट है. y एक्सिस एब्सेंट है तो y क्या रहता है? 0, क्योंकि x एक्सिस की अगर बात हो रही है तो x एक्सिस पे आपका y क्या रहेगा? 0 रहेगा. अगर हम बात करते हैं dr वेक्टर, ये जो dr वेक्टर है, dr वेक्टर अभी थोड़ी देर पहले बताया आर वेक्टर यानी क्या होता है? एक्स आई, इट इज अ पोजिशन वेक्टर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो इसका डी आर वेक्टर क्या होगा? डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के. और अलोंग द एक्स एक्सिस बोला, इसका मतलब सिर्फ आपका एक्स प्रेजेंट है और वाई और जेड, जेड भी तो यहाँ पे एब्सेंट ही है, तो जेड भी क्या है? 0 है. अगर वाई 0 है, वाई 0 है तो इसका डी वाई भी क्या है? 0 है. जेड 0 है तो इसका डी जेड भी क्या है? 0 ही तो है. तो आपका डी वाई और ये डी जेड दोनों ही 0 है. तो आपका डी आर वैक्टर सिर्फ कितना आएगा? ओनली डी एक्स आई आएगा, क्योंकि डी वाई भी 0 हो गया, डी जेड भी 0 हो गया, तो बचेगा सिर्फ कौन? डी एक्स आई. तो आपका डी आर वैक्टर डी एक्स आई आ गया. आपको करना क्या है? सिर्फ एफ डॉट डी आर करना है. अब एफ डॉट डी आर जब आप करेंगे तो एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर का मतलब है f1 dx f2 dy प्लस f3 dz होता है, जिसमें हमने क्या बोला कि dy भी 0 है और dz भी 0 है, तो ये दोनों तो आपके पूरे 0 में चले गए. सिर्फ बचेगा कौन? f1 dx. और f1 dx में f1 यानी कौन? तो f1 का मतलब होता है कि आपके पास जो f फैक्टर की वैल्यूज है उसमें जो i का मल्टीपल है ये आपका f1 है, और i का जो j का जो मल्टीपल है वो आपका f2 है. तो आपको तो सिर्फ f1 की जरूरत है, और f1 कितना है आपका? 2 है. तो f1 की जगह आपका dx डॉट dr की वैल्यू कितनी मिली? x मिली तुरंत. और साथ में इंटीग्रल की जो लिमिट है वो किसकी रखेंगे? x की, और x की लिमिट को बोला x आपका 1 to 2 है, तो आपकी x से 2 जा रही है, यानी आप लिखेंगे 1 to 2 इक्वल्स टू, यहाँ का 2 कांस्टेंट निकाल देना, बचेगा इंटीग्रल x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x का इंटीग्रेशन होता है x2, और साथ में लिमिट क्या है? तो 1 to 2 है, जिसका ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. यहाँ पे x की जगह पे अगर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है. अपर लिमिट लिमिट होता है, इसलिए 4 माइनस 1 हो गया, इक्वल्स टू आंसर कितना मिला हमें? 3 मिला. और ये जो आंसर हमें जो 3 मिला है वो हमारे कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है? तो हमारा पहला ऑप्शन 0 है, सेकेंड ऑप्शन इज 2.33, थर्ड ऑप्शन इज 3, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 5.33. तो मेरा जो ऑप्शन है जहाँ पे 3 दिख रहा है मुझे, यही मेरा ऑप्शन सही है, यानी मेरा ऑप्शन 3 रहेगा. ओके. और अब आपका सबसे लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे, इस एग्जाम्पल में आपको फिर से कंसिडर द पॉइंट्स P एंड Q इन XY प्लेन दिया है, और देखो आपको एक इंटीग्रल दिया है. ये इंटीग्रल क्लोज्ड है क्योंकि इसकी टर्म्स डिफाइंड है कि आपका इंटीग्रल कहाँ से जा रहा है. तो P to Q जा रहा है, और ये जो इंटीग्रल है जिसमें पैटर्न दिख रहा है m dx प्लस n dy का पैटर्न है, इसका मतलब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है ग्रीन्स थ्योरम से.
क्योंकि यहाँ पे mdx प्लस ndy का पैटर्न है। mdx प्लस ndy के पैटर्न में m की जगह पे कौन प्रेजेंट है और n की जगह पे कौन प्रेजेंट है वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो ये है आपका m टर्म, क्योंकि ये mdx प्लस ndy, तो m आपका x है, n आपका y है, तो आप बोलेंगे मेरा जो m है वो x है और n मेरा क्या है, y है। और इसी m को मुझे अब किससे डिफरेंशिएट करना है, तो ग्रीन्स थ्योरम में आप m वाले को डिफरेंशिएट करते हो y से और n वाले को किससे डिफरेंशिएट करते हैं, x से। अगर आपके m के पास y की टर्म है तो डेरिवेट होंगी टर्म, अगर m के पास y नहीं है तो वो टर्म आपकी क्या बन गई, जीरो, क्योंकि इसमें y है ही नहीं। आपके n टर्म के पास x का होना जरूरी है, अगर n के पास x है तो आप x वाले को डेरिवेट करो, पर इसमें x है ही नहीं तो इस टर्म का डेरिवेट भी क्या होगा, जीरो। और जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि डेल एन बाय डेल एक्स का आंसर भी जीरो है, डेल एन बाय डेल वाई का आंसर भी जीरो है। और जब इस आंसर को आप अपने इंटीग्रल में पुट करेंगे, यानी यहाँ पे डेल एन बाय डेल एक्स आंसर जीरो, डेल एन बाय डेल वाई आंसर जीरो, दोनों का आंसर सब्ट्रैक्ट मैंने इंटीग्रल में जीरो पुट, तो डबल इंटीग्रल बनेंगे, तो मेरा जो आंसर है वो का जो कौन सा है, प्रैक्टिकल के किसी को किसी को कुछ किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक पे। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम।